गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी से चल रही होगी। मैं आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छा मैटर, एक अच्छा आपके एग्जाम के उपयोगी अगर मैं इस टॉपिक को अगर मैं देखूं तो काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है, उसको मैं लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। हम जो पढ़ रहे हैं उसकी एक बार मैं शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं वापिस कि हमारी जो क्लास चल रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सेमेस्टर 3 के लिए है, इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की। और जो सिलेबस है वो हमारे JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अनुसार है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा। और जो हमारा ये जो चैप्टर है ये है हमारा ये चैप्टर है हमारा 11th चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? 11th चैप्टर है हमारे प्रोज सेक्शन का। ठीक है, 11 नहीं है आपके, ये आपका जो चैप्टर है ये 9th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 9th है, प्रोज सेक्शन का। हमारी जो प्रोज वाली बुक है उसका 9th चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप जो हमारे जो जिस तरह से जो क्लासें लग रही है उसमें आप लोगों ने अभी तक हमारे 8 चैप्टर को आपने मेरे साथ पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि हमारी जो 2 नॉवेल है, मेरिन कैस्टर बीज है, ट्रेन टू पाकिस्तान है, उसको भी मैंने वहां पर अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल दी है, जहां से आप लोग आराम से वहां से आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका दूसरे दिन ही क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस टॉपिक होने के बाद आपको पता है कि हमारे कितने 11 चैप्टर हैं, हम अपने 9th चैप्टर पे पहुंच गए। इसके बाद 2 लेसन और रहे हमारे, और इसके बाद हमारा जो एक कोर्स होता है सेमेस्टर 3 का वो संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं इन सारे टॉपिक्स और नॉवेल्स को लेकर, वो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1-2 घंटे की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको अच्छे से समझकर पूरा एक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं उन चीजों को भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, आज जो टॉपिक है हमारा, ये हमारी कॉलेज लेवल के ऊपर सबसे बेस्ट टॉपिक है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक स्पीच था एक दीक्षांत समारोह में, एक यूनिवर्सिटी का कोई दीक्षांत समारोह था और वहां पर इनको इनवाइट किया था अजय चीफ गेस्ट, जहां पर हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे और उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज को, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनको विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ किस तरह से कंपेयर करना चाहिए, किस तरह से उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को उनको वहां पर पढ़ाना चाहिए, उन सारी बातों को हमें इस लेसन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और ये जो चैप्टर है ये एक स्पीच है। क्या है? एक स्पीच है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर का नाम है द यूनिवर्सिटी हैव मच टू टीच अस, कि हमें यूनिवर्सिटीज को क्या करना चाहिए, इस चीज को विशेष तौर पर पढ़ाना चाहिए। किन चीजों को पढ़ाना चाहिए वो हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताई गई उन बातों को जरूर देखेंगे। वो उस स्पीच को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का स्पीच यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने उस समय दिया था हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए। क्योंकि उस समय क्या था, हमारा जो भारत था नया नया आजाद हुआ था और एजुकेशन की हमारे वहां पर उस समय बहुत बड़ी मात्रा में क्या थी, जरूरत थी। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, तहस नहस हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम भारतीय क्या हो एजुकेट हो। इसी वजह से हमारे यूनिवर्सिटीज को एक ऑर्डर मिला था कि आप लोग भी क्या कर सकते हो, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज है उनकी जो एजुकेशन पॉलिसियां है उस पॉलिसियों से ही
सीखकर आप हमारे भारत के अंदर भी इस एजुकेशन की जो मुहिम है, एजुकेशन का जो एक कहते हैं कि जो सीढ़ी है, उसको आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो इंट्रोडक्शन है ऑथर का, वो देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू born in November 14 and 1889। इस दिन एक और चीज होती है, वो क्या होती है? चिल्ड्रन डे। क्या होता है? चिल्ड्रन डे। ठीक है, चिल्ड्रन डे भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और शायद हिंदी दिवस भी इसी दिन होता है। ठीक है, हिंदी डे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एक और जो दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, ये भी है। कब होता है? नवंबर 14 1889 को इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में यूपी में हमें देखने को मिलता है, इन इंडिया। एंड डाइड एट मई 27 1964। मई 27 1964 न्यू दिल्ली में इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। ये है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और वो कब से कब तक रहते हैं? 1947 से 64 तक। 1947 से 64 तक हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री इन्हें कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू was born in Allahabad, the son of a lawyer whose family was originally from Kashmir। वो ओरिजिनली कहां से बिलोंग करते थे? उनकी जो ओरिजिनिटी थी वो कहां से थी? कश्मीर से थे। उनके जो बाप दादा थे, जो उनके दादाजी थे, उनके पिताजी थे, वो विशेषकर कहां से बिलोंग करते थे? कश्मीर से। ठीक है, और उनके जो पिताजी थे वो क्या थे? एक लॉयर थे। वो किसके बेटे थे? एक लॉयर के बेटे थे। ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड। इनकी जो पढ़ाई हुई वो कहां पे हुई? इंग्लैंड में हुई, एट ए फॉरो स्कूल। क्योंकि अच्छी फैमिली से थे, अच्छी एक रिच फैमिली से थे, तो इनके माता पिता ने इनको कहां पे भेजा? पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भेजा। एंड देन ए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसके बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जाते हैं। इज स्टडी लॉ एट द इनर टेम्पल इन लंदन। लॉ की डिग्री इन्होंने हासिल की कहां से? इनर टेम्पल लंदन के कॉलेज से। ठीक है, एंड ही रिटर्न टू इंडिया इन 1912। और इंडिया वापिस लौट आते हैं उस दौर में जब हमारा देश क्या होता है? स्वतंत्र संग्राम के लिए क्या हो रहा है? लड़ रहा होता है। एक स्वतंत्रता के लिए हम अंग्रेजों से लड़ रहे होते हैं। उसी समय हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या है? 1912 में भारत वापिस आते हैं। प्रैक्टिसाइज लॉ फॉर सम ईयर, और आने के बाद ये कुछ सालों तक क्या करते हैं? लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हमारे भारत में ही ये कुछ सालों तक क्या करते हैं? लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। इन 1916 ही मैरिड टू कमला कौल। ये फिर किससे शादी करते हैं? कमला कौल एक सिख लड़की है, उससे ये क्या करते हैं? शादी करते हैं। एंड द फॉलोइंग ईयर दे हैड ए डॉटर इंदिरा। और उसके बाद ही इन्हें एक डॉटर होती है जिसका नाम है इंदिरा, जो कि आगे जाकर हमारे भारत की क्या बनती है? महिला प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है, जो कि हम आज नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी से। ये किनकी बेटी थी? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से। ठीक है, इन 1919 नेहरू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1919 को ये क्या करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, विच हैज फाइटिंग फॉर ए ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश। और उस समय हमारे जो नेशनल कांग्रेस है, उस समय उसको बहुत जरूरत थी ऐसे नेताओं की या ऐसे लोगों की जो कि एक अच्छे एजुकेटेड थे, एक अच्छी शिक्षा के साथ आए हुए थे। उन लोगों की जरूरत थी। उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू है, वो क्या करते हैं? कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। He was heavily influenced by the organization's leader मोहनदास गांधी। और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर है मोहनदास गांधी से काफी प्रभावित होते हैं। During the 1920s and 1930s, Nehru was repeatedly imprisoned by the British for the civil disobedience। 1920 से लेकर 30 के बीच में इन्हें कई बार सिविल डिसओबीडियंस के कारण इन्हें ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? जेल में बंद किया। मतलब ऐसे बहुत समय हुआ जब उस 10 वर्षों में ये लोग क्या हुए? जेल गए। किनके साथ? गांधी जी के साथ। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए कांग्रेस।
जब 1928 में ये क्या होते हैं, ये कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। हु स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड बिकम द नोटेड फॉर हिज न्यूरलिस्ट नेलोगिस पॉलिसीज इन ए फॉरेन अफेयर। और उसके बाद में ये क्या होते हैं कि जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर, और बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो इन्होंने बनाई थी उसके लिए ये फॉरेन अफेयर में। ही आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ड्यूरिंग 1932-40। और इस 10 वर्षों में ये एक मुख्य क्या बन जाते हैं, एक लीडर बन जाते हैं हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, जो कि क्या थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने ऐसी कई सारी पॉलिसीज थी, जब ये फॉरेन पॉलिसीज जब इन्होंने बनाई थी तो इनकी काफी सारी पॉलिसीज को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक्सेप्ट भी किया था, जो कि हम यहाँ पर देखने को मिलती है। On 15 August for 1947, Nehru became the first Prime Minister of Independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। कब बनते हैं, 15 अगस्त 1947 को। He held the post until his death 1964, और अपनी मृत्यु के आखिरी समय तक ये प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे भारत के रहते हैं। वो दिन कौन सा है, 1964 27 मई, ठीक है। He implemented the moderate socialities and economic reform and committed India to a policy of a industrialization. इन्होंने अपने जीवन काल में जब ये प्रधानमंत्री रहे तो इन्होंने सामाजिक स्तर पर हमारे भारत के लोगों का जो जीवन था उसको उठाने का काम किया। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने कई सारे ऐसे जो औद्योगिक चीजें थी, जो औद्योगिक क्रांति के रूप में हम देखें हमारे भारत के अंदर, तो लाने का काम किसका किया, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, ठीक है। तो इसने कहा कि स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे भारत क्या था, स्वतंत्रता नई नई मिली हुई थी, हमारे यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई इतना कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, ना कोई इतना कोई सामाजिक रिफॉर्म था, या समाज हमारा इतना इस स्तर तक का ऊंचा था कि हम यहाँ पर कुछ भी चीजें करना पॉसिबल हो सके। तो इन सारी चीजों का, जब कहते हैं ना कि अपन कभी कोई घर बना दें तो उसमें छोटी छोटी सारी चीजों की एक बार क्या होती है, जो जरूरत होती है। तो इस भारत की, जब ये भारत जब आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत थी। तो उन चीजों की जरूरतों को पूरा करने का काम जिसने किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेहरू ऑल्सो सर्व एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे भी इन्होंने अपनी क्या की है, अपनी सेवा दी है। इन अक्टूबर 1947 he faced conflict with पाकिस्तान ओवर द स्टेट ऑफ ए कश्मीर। 1947 के समय इनके सामने एक द्वंद आता है, एक परेशानी आती है, और वो कौन सी आती है, कश्मीर को लेकर। किसको लेकर, कश्मीर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि कश्मीर किसका है, हमारा है, लेकिन विच ही वॉज डिस्प्यूटेड एट द इंडिपेंडेंस। लेकिन ये सब क्या हो जाती है, इस आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इस चीज का क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। एंड नेहरू सेंड ट्रूप्स इनटू द स्टेट टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम। और उसके बाद ये क्या करता है, उन स्टेट्स को क्या करता है, ट्रूप्स भेजता है, उन स्टेट को बोलता है कि आप लोग क्या करो, भारत को सपोर्ट करो। कश्मीर को क्या कहता है कि आप लोग भारत को सपोर्ट करो। ये यूनाइटेड नेशन ceasefire was negotiated but the Kashmir remained deeply unstable to his day। लेकिन कश्मीर क्या रहता है, उस अनस्टेबल रहता है, ना कश्मीर पाकिस्तान में जाता है ना भारत में आता है। जो यूनाइटेड नेशन है वो सीज फायर के साथ क्या करता है, उन चीजों को समझाता है कि कश्मीर क्या करना चाहिए, क्योंकि नेहरू क्या चाहते थे कि कश्मीर क्या हो, हमारे भारत को क्या करे, सपोर्ट करें। तो एक ऐसी परेशानी उनके सामने उस समय आती है। ये चीज हम उस समय देखेंगे जब हम ना ऐसे को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। क्या परेशानी थी, किस तरह से सॉल्यूशन होता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू, जब वर्ल्ड वार दूसरा जो वर्ल्ड वार है वो जब समाप्त हो रहा था, नेहरू वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए गांधी सक्सेसर। तो ये गांधी जी को क्या कहते हैं कि ये गांधी जी क्या है, एक सक्सेसर लीडर है, एक क्या है, एक सफलतावादी नेता है। क्यों,
कि he played a central role in the negotiation over the Indian independence, क्योंकि ये कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए हमारे गांधी जी ने एक बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल क्या किया है, अदा किया है। एंड ही अपोज द मुस्लिम लीग इंस्टेंस ऑन द डिवीजन ऑफ इंडिया, और इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को काफी मनाने का काम किया, क्योंकि ये लोग मुस्लिम लीग क्या करती थी, मुस्लिम लीग चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन इन्होंने काफी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्तर पर इन्होंने काफी मेहनत की उस चीज को लेकर। लेकिन लुईस माउंटबेटन द लास्ट ब्रिटिश विसरी एडवोकेटेड द डिवीजन एज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट वर्केबल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड द नेहरू फ्रिक्वेंटली एग्रीड। लेकिन लास्ट में जाकर जो हमारे भारत के आखिरी जो गवर्नर जनरल आते हैं लुईस माउंटबेटन, उन्होंने हमारे और पाकिस्तान को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और उन्होंने कहा कि डिवीजन ही एक सहारा है। और क्योंकि मुस्लिम लीग भी नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में हमारे नेहरू ने भी क्या किया, इस सॉल्यूशन को एग्री किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने काफी सपोर्ट किया। तो ये बात नेहरू खुद यहाँ इस अपनी जो ऐसे हैं इसके अंदर वो बता रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमारा इनका एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन था जो मैं लेकर आया। वैसे आप और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है, क्योंकि कुछ मुख्य बातें थी जो इस पोएम के लायक थी, वह इस ऐसे के लायक थी जो मैं यहाँ पर लेकर आया। उसके अलावा भी आपको अगर इंट्रोडक्शन में और कुछ जोड़ना है तो आप अपने स्तर पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे अबाउट ऐसे। इस ऐसे के अंदर हम उन चीजों को देखेंगे कि कौन सी वो चीजें थी जो हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के द्वारा हमें पढ़ानी चाहिए। क्या थी, द प्रेजेंट ऐसे इज द स्पीच डिलीवर बाय जवाहरलाल नेहरू। जो प्रेजेंट ऐसे है, ये जो स्पीच है ये किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 13, 1947 अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिसंबर 13, 1947 को, मैंने कहा था ना कि एक एजुकेशन की बहुत भारी कमी थी हमारे भारत में, तो इन्होंने वहां दीक्षांत समारोह में जाकर एक स्पीच दी इन द स्पेशल कॉन्वोकेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर दीक्षांत समारोह में इन्होंने एक स्पीच दी। नेहरू पोसिस्ट that the university should not be perceived as a ivory tower but as a service station। ये कहते हैं कि जो नेहरू कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज एक क्या है, एक आयरनी टॉवर की तरह नहीं है। यूनिवर्सिटीज हमें क्या करती है, एक सेवा देती है। हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सिटीज एक सर्विस स्टेशन की तरह है। जो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इतने बड़े बड़े जो कॉलेजें हैं, ये हमें एक सेवा के तौर पर हमें शिक्षा देती है। ये हमारे लिए हमारे भारत में एक सेवा का काम कर रही है, ना कि एक सर्विस, एक आयरनिक टॉवर की तरह। ही हाईलाइट्स द एसेंशियल रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज प्ले एज ए डायनेमिक इंस्टीट्यूशन एंड वेयर द स्टूडेंट एंगेज विद द लर्निंग प्रोसेस। ये यहाँ पर इस ऐसे के अंदर वो क्या कर रहे हैं, एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर एक एसेंशियल रोल प्ले करती है, जिसमें एक डायनेमिक तरीके से वो क्या करती है, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे भारत के युवाओं को लर्निंग प्रोसेस में क्या करती है, जोड़े रखती है। क्या करती है, जोड़े रखती है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, यूनिवर्सिटी सर्व एज ए सीट ऑफ ए विजडम। नेहरू के अकॉर्डिंग जो सर्विस है, जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो सर्विस है, सेवा है, जिसमें वो क्या करती है, विजडम को लेकर क्या करती है, सर्व करती है। उसकी विजडम की सीट को लेकर, विजडम का मतलब होता है आजादी। वेयर स्टूडेंट आर एक्सपोज देयर न्यू आइडियाज, जहां पर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने नए आइडियाज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसी चीजें यूनिवर्सिटी करती है। उनके थॉट्स को, उनके विचारों को, उनके जो आलोचना है, क्रिटिकल जो थिंकिंग, उनके दिमाग में जो द्वंद्व आता है उसको, एंड डिजर्व ए पर्सपेक्टिव, और उनकी बहुत सारी अलग अलग जो भावनाएं हैं, उन सब का सॉल्यूशन हमारी यूनिवर्सिटीज ही क्या करती है, देती है। यूनिवर्सिटीज ही ऐसी एक जगह है जहां पर उन सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल सकता है। He emphasizes that despite enduring difficult time and overcoming numerous challenge, वो कहते हैं
कि उस समय जब हमारा भारत जब आजाद हो रहा था और आजादी होने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय डिफिकल्ट समय में ये हमारा जो चीजें थी, हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस थे। हम किस तरह से अपने इस आजाद नए भारत को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, कैसे हम उसको यहाँ से उस ऊंचाई तक जहां पर हम लेकर जाना चाहते हैं वहां तक लेकर जाएंगे। तो उसमें हमारे यूनिवर्सिटीज का क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। ये बात नेहरू जी ने यहाँ पर उस दीक्षांत समारोह में बताई थी। द नेशन स्टिल फेस ऑब्स्टेकल्स, नेशन के सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी समस्या आ रही है, क्योंकि नेहरू एडवोकेट फॉर ए कलेक्टिव एफर्ट इन द एड्रेसिंग एंड एनरेज एंड रिलेशंस ओवरकमिंग दिस चैलेंज विद परसिवरेंस। और वो चाहते थे कि यहाँ पर ही हमारे उस सारी चीजों का जो ऑब्स्टेकल्स हमारे भारत में आ रहे उन सब का सॉल्यूशन इस यूनिवर्सिटी से ही क्या हो मिले, क्योंकि उस समय जो यूनिवर्सिटी थी ऐसी एक जगह जहां पर हम क्या कर सकते थे, हमारे भारत के निर्माण की जो आधारशिला है वो रख सकते थे, क्योंकि वहीं से भारी मात्रा में हमारे जो युवा है वो अलग अलग जगह पर जाकर हमारे देश के लिए क्या कर सकते थे, कार्य कर सकते थे। तो उसी के बारे में जो ये स्पीच है यहाँ पर हम इस ऐसे में देखेंगे, इसकी जो आउटलाइन है जिसमें देखेंगे, और यहीं से हम अपने ऐसे के बारे में उस स्पीच के बारे में जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नेहरू जी के द्वारा जो बोली गई थी, जिन बातों को बताया गया था, वो हम इस ऐसे के अंदर देखने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो काफी सुंदर ऐसे हैं, काफी अच्छी चीजें बताई जाएगी इसके अंदर, और वास्तव में आज भी ऐसी चीजें क्या है अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ऐसी यूनिवर्सिटियां कई सारे हैं जहां पर वास्तव में वहां से ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जो हमारे आने वाले समय में भारत के लिए क्या है, बहुत ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव साबित होंगे, बहुत ही कामगर साबित होंगे, क्योंकि आप देखते हो कि विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी अदर बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज है, जहां पर हमारे ही स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, पूरे विश्व में आगे जा रहे हैं। तो वास्तव में ये चीजें उस समय अगर बताई गई है नेहरू जी के द्वारा, तो आज उसका रिएक्शन काफी हमें देखने को मिलता है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी काफी सुधार आया है, क्योंकि आजादी के समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, और वर्तमान में हम देखते हैं तो हम एआई तक, टेक्नोलॉजी तक, कंप्यूटर में इतना आगे बढ़ चुके हैं। हमारी जो वैज्ञानिक है वो मंगल ग्रह तक पहुंच गए। तो ये काफी हमारे लिए क्या है, उपलब्धि का एक अवसर है। अब हम देखते हैं हमारा जो ऐसे है उसको हम देखते हैं किस तरह से, उसमें जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, और आप लोग भी मेरे साथ इन चीजों को पढ़ने की पूरी कोशिश करना। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें उस नेशन की, उस राष्ट्र के निर्माण के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, किन किन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम क्या है उस निबंध में, इस निबंध में कि द यूनिवर्सिटी हु व्हाट वी वांट टू बी टीच, उस चीज में हम देखेंगे। और ये जो भाषण था इनका, जो दीक्षांत समारोह के अंदर, ये एक उन लोगों के लिए क्या था, प्रेरणादायक एक स्पीच था कि किस तरह से जो लोग हैं, जो हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, वो इस राष्ट्र के निर्माण में उन बातों का क्या रखेगी, विशेष करके ध्यान रखेगी। अब हम देखते हैं हमारे इस निबंध को, कि सबसे पहले देखते हैं जिसमें कि आई हैव कम बैक आफ्टर ए लॉन्ग वाइल एट होम टाउन इलाहाबाद। काफी लंबे समय के बाद में हमारे जवाहरलाल नेहरू वो क्या करते हैं, इलाहाबाद आते हैं। अब आपको पता है कि आज भी हम देखते हैं कि इलाहाबाद एक क्या है, शिक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है। इसका बहुत पुराना इतिहास है, जहां पर आज भी हमें उन चीजों को वहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह की ऐसी चीजें थी जो इलाहाबाद में हमें उस समय पता चलती है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद उनका होम टाउन ना होकर ये कहते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण मेरा क्या है यहाँ पर जुड़ाव है। ठीक है, विच आई हैव ऑलमोस्ट बिकम ए स्ट्रेंजर ड्यूरिंग दिस पास्ट 15 मंथ। मैं 15 मंथ में, जो ये 15 महीने थे, आई हैव लिव इन ए न्यू दिल्ली, और मैं कहाँ पे रहा हूँ 15 महीनों से, न्यू दिल्ली में, नेक्स्ट डोर टू द ओल्ड दिल्ली सिटी, जो कि कहाँ पर है, ओल्ड दिल्ली सिटी के पास में है। ठीक है,
What to do, those two cities convey to us what the pictures and thoughts to do they bring our mind। और हमें उन चीजों को वहां पर देखने को मिलता है कि किस तरह से जो शहर है, जो लोग हैं, जो संस्कृति है, जो वहां के कह सकते हैं कि एक जो कल्चर होता है, ठीक है, जो कि आज हम देखते हैं ना कि जैसे कि एक शहर का एक जो मिडिल शहर और एक जो बड़ा डेवलपिंग शहर, उसके अब जैसे कि अपन कहते हैं कि एक छोटा सा शहर ले लें हम, कि जैसे कि हमारे यहाँ का जोधपुर ले लें और उसके बाद में हम उसका कंपैरिजन एक बॉम्बे से करें तो काफी डिफरेंस आता है वहां के पहनावे में, वहां की बोली के अंदर, वहां की संस्कृति में, वहां के हर चीजों में हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये इलाहाबाद आते थे तो इन्हें उन चीजों के बारे में, उस डिफरेंसेस के बारे में, जब ये दिल्ली में रहते थे तो वहां की जगह और वहां की जगह में इन्हें काफी फर्क लगता था। ये उस चीज की भी बात वहां पर कहना चाहते थे। एंड और वो क्या कहते हैं कि द लाइफ ऑफ ए नेशन एंड मोर स्पेशली द नेशन लाइक इंडिया, वो कहता है कि इंडिया के अंदर जो जीवन है वो और भी ज्यादा क्या है, एक सुंदर हो सकता है। क्योंकि कि एक राष्ट्र, वो भी कैसा, भारत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह की, विभिन्न अलग अलग धर्म के क्या है लोग रहा करते हैं। वहां पे ये नहीं है कि स्पेशली एक जाति के लोग, यहाँ पर विभिन्न धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी छोटे मोटे जैसे जैन है, बुद्धिज्म है, वो सारे लोग इस यहाँ पर भारत में रहते हैं और हर किसी की क्या है एक अलग अलग संस्कृति है। वो चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ऐसे राष्ट्र में जहां पर अलग अलग धर्म के लोग क्या करते हैं, अपने अपने राष्ट्र के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने अनुसार अपने अपने काम क्या करते हैं। फिर वो कहते हैं कि द लाइफ ऑफ मोर स्पेशली लाइक ए नेशन इंडिया ही लिव प्रिंसिपली इन ए विलेजेस। और ये कहते हैं ज्यादातर हमारे जो शहर है या हमारी जो संस्कृति है हमारे भारत की, वो कहाँ पर निवास करती है, गांवों में। कहां पर करती है, गांवों में। क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत की जो आत्मा है वो कहां पे बसती है, गांवों में बसती है। अगर भारत का निर्माण वास्तव में अगर होता है तो वो कहां का निर्माण होना जरूरी है, उन गांवों का। जब उन गांवों का निर्माण होगा तभी एक भारत का निर्माण हो सकता है। इसीलिए हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता वो क्या करना चाहते थे, उनकी एक योजना थी कि हर गांवों में एक क्या बने, लिंक रोड बने, जिसे आज भी हम कहते हैं ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना के नाम से जो सड़क बनती है, छोटी छोटी जो पतली पतली जो सड़कें बनती है गांवों में, ये वही योजना का पार्ट है। ठीक है। Netherlands, it is the city that represent the highest culture achievements of the age। अब ये कहते हैं कि उस समय जो रिप्रेजेंट थी, जो सिटीज थी, वो एक हाईएस्ट उस समय अचीवमेंट था। क्योंकि सिटीज के अंदर ये था कि बड़ी जल्दी से वहां की जो एरिया थे, वहां की चीजों में क्या होता था, परिवर्तन हो जाता था। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम है तो शहरों में तो जल्दी से परिवर्तन हो जाता था, लेकिन गांवों में तो अभी तक क्या नहीं हो रही थी, नींव तक नहीं पड़ रही थी। कि जैसे कि यहाँ कह सकते हैं कि अपन कि एक 5G का जमाना है, ठीक है, वर्तमान में तो शहरों के अंदर तो इतना फास्ट स्पीड में 5G चल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कई सारे गांव हैं आज भी भारत के अंदर जहां पर व्यवस्थित तरीके से 3G भी नहीं चलता, सही तरीके से टावर भी नहीं है। वो बात जैसे कि हम देखते हैं कि एक मूवी थी जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो शाहरुख खान है वो क्या करते हैं कि अपने गांव में बाहर से वो पढ़कर जब आते हैं और अपने गांव आते हैं तब उन्हें लगता है कि उनके गांव में अभी भी लाइट नहीं है और वो इतने बड़े इंजीनियर बन गए, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने गांव के लिए लाइट लाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो वहां पर वो डेवलप करवाते हैं एज ए इंजीनियर। तो हम देखते हैं कि आज भी ऐसे कई सारे जो बॉर्डर सीमा के आसपास जो गांव है जहां पर आज भी रोशनी नहीं है घरों में, आज भी लोग वही पुराने कल्चर के अनुसार लोग रह रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यही कह रहे हैं कि जब राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। इट वेल दैट वी पुट द क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ इन द एंशिएंट सिटी ऑफ इलाहाबाद। अब मैं यही चीज मैं देखूंगा कि हमारी जो ये पुरानी सिटी है, एंशिएंट सिटी है, कौन सी, इलाहाबाद, एंड इन दिस सीट ऑफ लर्निंग, और यहाँ पर मैंने क्या किया है,
पढ़ा है, यहाँ पर रहकर मैंने कुछ सीखा है। और वो क्या सीखा है? द यूनिवर्सिटी हैव मच टू टीच अस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, जो ये विश्वविद्यालय है, ये हमारे इस आधुनिक युग में बहुत कुछ हमें क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। इनके पास बहुत कुछ है जो हमें क्या करवा सकते हैं, ये लोग पढ़ा सकते हैं। एंड देयर इज स्कोप ऑफ एक्टिविटी एवर एनलार्ज। आई एम ए माई सेल्फ टू डिवोट ए साइंस एंड बिलीव दैट द वर्ल्ड विल अनलिटली टू सेव। और मैं खुद अभी वर्तमान में उन चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे देश बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन हम अपने शहर को, हम अपने राष्ट्र को अभी भी उस चीज तक लेके नहीं गए जहां से हम क्या कर सकें, अपनी एक पहली नींव रख सकें, अपना पहला कदम रख सकें इस डेवलपमेंट में, विकास के रास्ते पर। तो उसी बात को लेकर हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है, जब पहले प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो गांव में, और वो हर भाषण में, हर यूनिवर्सिटीज के जहां पर भी ये कन्वेंशंस होते थे, वहां पर जाकर ये वही बात करते थे कि यूनिवर्सिटीज ही एक ऐसी चीज है जो कि आने वाली जो युवा पीढ़ियां हैं उनको बहुत कुछ सिखाकर वो आगे क्या कर सकती हैं, भेज सकती हैं। ठीक है। It might seem to there is a certain basis of a foundation without which house of a learning is built on the shift sand। ये उस तरह से होगा कि जिस तरह से एक रेत के ऊपर किस तरह से कोई घर बनाया जाता है बिना नींव का, ये अगर हम आज अगर भारत को यहाँ से लेकर जाते हैं आगे, क्योंकि ये बात चल रही है उस समय की 1947 जब पार्टीशन हुआ था, उस समय की बात चल रही है कि अगर हम बिना किसी नींव के अगर हम भारत को आगे लेकर चलेंगे तो बड़ा ही जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, हम उस चीजों तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए ये तो उस तरह से हो जाएगा कि जिस तरह से एक रेतीले धोरे के ऊपर क्या हो, बिना नींव का घर, जिसमें कभी भी क्या हो सकता है, कुछ भी वहां हो सकता है। अगर बाढ़ आ जाएगी तो घर वहां से क्या हो जाएगा, घर क्या हो जाएगा, पूरा तरह से वहां से बह जाएगा। अगर वहां पर धूल आ जाएगी या धूल का ज्यादा सा कोई तूफान आ गया तो भी वो घर वहां से क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो वैसा काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने भारत के लिए उसकी नींव का निर्माण करना है। हम अभी से उस भारत की नींव का निर्माण करेंगे तो इस मजबूत नींव के ऊपर हम अपने भारत को क्या कर सकेंगे, बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये नींव कहां से शुरू होगी, यूनिवर्सिटीज से शुरू होगी। यूनिवर्सिटीज के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये क्या कर सकता है, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को दे सकता है। ठीक है। फिर देखते हैं कि फ्रीडम केम टू अस, स्वतंत्रता तो हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हम स्वतंत्रता हो गए हैं, हमारे पास अब हमें क्या मिल गई है, फ्रीडम। बट हमें ये फ्रीडम भी क्या है, बहुत ही मुश्किल से मिली है। हमने बहुत कुछ संघर्ष किया है, हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत जनों का क्या है इसमें खून मिला है, तभी जाके हमें क्या मिली है, एक फ्रीडम मिली है। और हम इस वायलेंस को, ये जो वायलेंस है, जो इतना सारा जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम को हम तभी कम कर सकेंगे जब हमें क्या होगा, इसकी आजादी के बाद एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में हमें क्या होगा, मदद मिलेगा और हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। तब जाकर ही हमें उसका जो दर्द है, उस वायलेंस का, वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। But immediately after we had to wade over the oceans of a blood and tears, हमने इन चीजों को देखा है, हमने इन चीजों पर खून की नदियां बही हैं, खून के समुद्र भरे हैं, आंसुओं के समुद्र भरे हैं, लेकिन हमें उन चीजों को तभी कम कर सकेंगे जब क्या होगा, हम अपने राष्ट्र का निर्माण सही व्यवस्थित ढंग से करेंगे। तब जाकर ही हम क्या है, इन सारी चीजों की भरपाई कर सकते हैं। Where our values and standard, then where was our old culture and humanism and spiritual to all that India has stood for in the past। हम उन चीजों की बात करते हैं कि वो हमारे जो वैल्यूज थी, वो हमारा स्टैंडर्ड कहां पर है, जिसके लिए हमारा भारत क्या होता था, जाना जाता था, जिसके लिए हमारे भारत को क्या है, विशेष करके
हमें उन चीजों के बारे में हमें विशेष करके पूरे दुनिया में जाना जाता था, हमारे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के प्रेम के लिए, उसके लिए हमें इंडिया को, हमारे इंडिया को क्या है स्पेशली जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में वो सारी चीजें कहाँ गुम हो गई, ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों से कर रहे हैं, क्योंकि डार्कनेस डिसेंडेड अपॉन दिस लैंड एंड मैडनेस सीज्ड द पीपल। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही हमारे ऊपर क्या हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा किया, हमारे ऊपर क्या छा गया, एक खतरनाक अंधेरा छा गया। और उसके बाद हमारे इसी लैंड के जो लोग थे उनको पूरी तरह से क्या कर दिया, सीज कर दिया, बंद कर दिया इस पागलपन ने कि हम लोग क्या है कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो माहौल था वो कैसा था, डरावना माहौल था, डर था अंग्रेजों का हमारे ऊपर। हम चाहकर भी अपनी आंखों को क्या करते थे, बंद करते थे। हम चाहकर भी अपने दिमाग को यूज नहीं कर पाते थे। हम चाहकर भी हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता को आगे नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में टैक्सेस थे हमारे ऊपर, इतनी भारी मात्रा में हमारा शोषण होता था। क्योंकि अंग्रेजों ने यही चाहा कि हम अगर यहाँ पर राज करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना है। तो यही चीज वहां पर, ये बात वहां पर जो कन्वेंशन है उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फ्लेम, हमारे अंदर एक आग लगनी चाहिए, हमारे अपने युवाओं के अंदर एक आग होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनको एक कह सकते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में क्या होगा, वो सहयोग मिलेगा। और हम उसी चीज की आशा रखते हैं कि हम जब वापिस इस भारत को आगे चलकर जब पीछे देखेंगे, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने बहुत कुछ चीजों का क्या है, हमने सहा है। और आज जो हमारा जो भारत है वो सब क्या हुआ, उन्हीं युवाओं के ऊपर, उन्हीं युवाओं की मेहनत से हम हमारे जो भारत की जो आत्मा है उसको वापस क्या कर सकेंगे, स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल। और हम उसे मैंने तरीके से हम उसे रियलाइज करवा सकते हैं कि किस तरह से जो महात्मा गांधी थे उसी समय हमें उसे बहुत सारी ऐसी सर्विस जो हमें उस समय मिली थी, उसका ग्रेटर जो कह सकते हैं कि ग्रेटर परफॉर्म ड्यूरिंग द past 4 months when I was dissolving the world has been like a rock of a purpose। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि जो एक रॉक है, एक पहाड़ होता है ना, उस पे किस तरह से जो माउंटेनर्स होते हैं, जो अपने माउंटेनर्स होते हैं, वो किस तरह से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, एक इंडिया एक पहाड़ था और इसको आगे लेकर जाना है। उसलिए हमें एक क्या चाहिए थी, एक रणनीति चाहिए थी। हमारे पास एक सही से क्या होना चाहिए था, एक पाथ होना चाहिए था, जिससे चलकर हम क्या कर सकते थे, हमारे एक नेशन का निर्माण कर सकते थे। क्या कर सकते थे, एक नेशंस का एक निर्माण कर सकते थे, तभी हम ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्राइट फ्लेम, और इसी आग के तौर पर, इसी ज्वाला से हम हमारे इंडिया की जो आत्मा है, हम इंडिया के लोगों की जो कह सकते हैं कि इच्छा, एक जुनून और उनकी जो ईमानदारी, उन सबको क्या कर सकते हैं, हम उसको वापस से क्रिएट कर सकेंगे। और हमें इस फ्रीडम को क्या करना है, उसी तरह से चमकाना है जिस तरह से जो सूर्य है वो क्या करता है, अपनी रोशनी से चमकता है। और हमें यही चीजें सोच कर चलना है कि हम किस तरह से हमारे जो प्रेजेंट शेप को, जो वर्तमान की स्थिति को, हम आगे चलकर हमारे भारत की स्थिति को क्या करेंगे, उसमें बड़ा बदलाव लाएंगे। और इसी चीज में हम, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी व्हाट मिलियंस ऑफ ए यंग मैन एंड वुमन वांट टू इट बी। और हम ही तय करेंगे, और तय कौन करेगा कि भारत का भविष्य क्या होगा, वही करोड़ों लाखों हमारे यंग मैन और यंग वुमेन जो वो चाहेंगे। क्योंकि हमारे भारत, आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही कहते हैं कि भारत एक क्या है, युवाओं का देश है। और भारत की काफी सारी, अगर कह सकते हैं कि भारत की जो डेवलपमेंट या भारत का जो
आगे लोगों पूरे विश्व में अगर कोई मतलब चेंज होगा तो वो उसका डिसाइडेशन कौन करेगा? ये यंग मैन और यंग वुमेन, क्योंकि तभी हमारा देश क्या है? युवाओं की नगरी है। ठीक है, युवा हमारे यहाँ पर क्या है? युवा शक्ति सबसे ज्यादा है। देयर इज ए टुडे नैरोनेस एंड इंटॉलरेंस an incentive that the lack of awareness with the return frighten me. We have recently passed through a great world war. हम अभी क्या है? एक बड़े वर्ल्ड वार से गुजरे हैं। हम अभी हमने सेकेंड वर्ल्ड वार देखा है, जिसमें हमने बहुत कुछ सहा है, हमने बहुत कुछ अपनी चीजों को गवाया है, लेकिन हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? वापिस से शांति चाहिए, हमें एक आजादी चाहिए। बट इट शुड बी टीच अस मेनी लेसन, और इसी सारी चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी क्या है? मिलता है। इट ब्रॉट द डाउनफॉल व्हाट हैड बीन कॉल्ड फैसिज्म्स एंड नाजिम्स। ये उसी तरह का एक डाउनफॉल है जिस तरह से फाजिम्स और जो नाजिम था, वो दोनों क्या करते थे? एक अपनी नैरो एंड ओवरबियरिंग एंड बेस एंड हेटेड वायलेंस, वो लोग क्या करते थे? इस तरह के ये जो मारकाट है, ये जो वायलेंस है, ये जो दुराचार है, इन सारी चीजों को वो लोग क्या करते थे? हेट करते थे। वो लोग क्या करते थे? इन सारी चीजों से क्या करते थे? आगे बढ़कर सोचते थे। और इसी चीजों को हमें भी क्या करना है? अपनाना है, क्योंकि इनके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में कार्य कर सकते हैं। दे ब्रॉट ए सर्टेन प्रेस्टीज to their peoples for a while, but they also kill the spirit and destroy all the values and standard to thought their behavior। कि हमने देखा कि किस तरह से इस आजादी के अंदर, इस इतने निर्माण में, इस अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारे लोगों की क्या है? आत्मा, बहुत सारे लोगों के घर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, बहुत सारों की तो वैल्यूज, उनके बिहेवियर में चेंज आ गया। लेकिन हमें उन सारी चीजों को क्या करना है? एंड करना है, क्योंकि हमारे जो नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए वो सारी चीजें क्या है? एक हमारी परेशानी है, एक बेड़ियां है, और हमें उन बेड़ियों को क्या करना है? उतार कर फेंक देना है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं कि आई सी सम वेरी सिमिलर टू द फ्लोरिज्म इन इंडिया टुडे। आज मुझे वर्तमान के भारत में कुछ अलग देखने को मिलता है। एंड इट्स टॉक इन द नेम ऑफ ए नेशनलिज्म, और वो बात क्या है? कि एक नेशनलिज्म की बात है। समटाइम्स ऑफ ए रिलीजन एंड ए कल्चर, कभी कभी क्या होता है? रिलीजन और कल्चर के लिए, एंड येट इट इज ए वेरी ऑपोजिट ऑफ ए नेशनलिज्म, और ये कई बार क्या होता है? हमारे राष्ट्र के लिए ही क्या हो जाता है? खिलाफ हो जाता है। ऑफ ए ट्रू मोरलिटी एंड ए रियल कल्चर, जो कि हमारे क्या है? वास्तविक नैतिकता और हमारे रियल सांस्कृतिक चीजों के लिए हमारे क्या होता है? बड़ा नुकसान होता है। इफ देयर वॉज एनी डाउट ऑफ दिस, अगर हमारे मन में ऐसी कोई शंका है, देन द फर्स्ट फ्यू मंथ हैव शोन अस ए रियल पिक्चर। कुछ समय पहले हमें इन चीजों की वास्तविक पिक्चर भी देखने को मिलती है कि फॉर ए सम इयर्स वी हैव had a content against the policy of a hater and a violence, कि हमने कुछ समय पहले, जब हम आजाद होने थे, उससे पहले हमने देखा कि जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो किस तरह से हमारी संस्कृति को क्या करते थे? हेट करते थे। किस तरह से हमारी संस्कृति के खिलाफ थे वो लोग, किस तरह से हमारी उन चीजों को उन्होंने तोड़ा, उन चीजों को, हमारे उस भारत को जो एक कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस भारत को उन्होंने क्या किया? एक सबसे डाउनफॉल पर ला दिया उसके। तो उन चीजों को हमने अपने पास्ट में जरूर देखा है। एंड नैरो कम्युनिज्म्स ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सेशन एंड द कम्युनिटीज, और हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो कम्युनिटी थी अलग अलग जाति की, उन सारी चीजों को हम अगर देखते हैं तो हम उनके बीच में क्या था? एक पार्ट क्रिएट कर दिया था, उनका एक डिवाइडेशन कर दिया था। ये किसने किया था? उन लोगों ने किया था। जब हम ये चीजें देखते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए था? अपने अपने राष्ट्र का निर्माण करना था, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि वो अपने स्टेट का निर्माण करें, हिंदू चाहते थे अपने स्टेट का करें, सिख चाहते थे अपने स्टेट का करें। इसीलिए क्या हुआ? भारत के अलग अलग पार्ट होना शुरू हो गया था। उनके मन में वो क्वेश्चंस आने लग गए थे, और हमें यही चीजें थी जो कि हमारी आजादी के अंदर क्या था? एक ऑब्स्टेकल था, एक रुकावट थी हमारे आजादी के, भारत की आजादी के लिए। एक क्या था? डर था, क्योंकि हम चाहते थे कि जब एक नहीं होंगे लोग तो हमें आजादी कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारा जो भारत के जो लोग थे वो कई टुकड़ों में बट गए थे उस समय। ठीक है,
and cease to be a living force in India proper today because its strength is a central concentrated in the other parts. ठीक है, फिर चलते हैं आगे. But it has resulted in a regarding other sections of a community who seeks to copy it and sometimes even the improve upon it. We have now to face his reaction in India. अब हमें इन सारी चीजों को छोड़ना है और अब हमें क्या देखना है, उन सारी चीजों का जो रिएक्शन हुआ था उन चीजों को अब हमारे भारत में देखना है. Cry in a race of a communal state and even though the words use many different and not only a communal state it demand but it on the field of a political and cultural activity the same narrowing and strengthening demand कि अब हमें उन सारी चीजों को तो छोड़ना है. अब हमें देखना है कि हमारा जो कम्युनल स्टेट है वो किस तरह की चीजों के तौर पर बटना चाहता है, किन चीजों को वहां पर हम उन चीजों को मुद्दा रखें और किस तरह से हमारे राष्ट्र के निर्माण में उन सारी चीजों को जोड़े. हमें उन चीजों पर, उन बातों पर अभी ध्यान देना है. लेकिन हम वास्तव में वहां पर जाकर उन चीजों को देखते हैं तो हमारे बहुत सारे स्टेट क्या थे, अपनी राजनीति, अपने कल्चरल एक्टिविटीज के कारण क्या होने लग गए थे, अलग होने लग गए थे. हमने देखा कि जब हमारा आजाद हुआ तो हमारे कई सारे स्टेट है जो भाषा के तौर पर क्या बन गए, स्टेट बन गए. और वो स्टेट बनना मतलब एक चीज के भारत की एकता में क्या होना, थोड़ा सा क्या होना, दरार आना. क्योंकि तमिलनाडु वाले लोग कह रहे थे कि हमारा तमिल प्रदेश है इसीलिए हमें अलग कर दो. आंध्र प्रदेश वाले कहने लगे आंध्रा है इसलिए आंध्र भाषा इसलिए अलग कर दो. केरला वाले कहने लगे मलयालम है इसलिए केरला बना दो. तो ऐसे ही अलग अलग भाषा के आधार पर हमारे भारत के क्या होने लगे, पार्ट होने लगे. लेकिन हमारे जो नेता थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया कि हमें भारत को क्या किया, एक नेशन क्रिएट कर दिया, एक राष्ट्र क्रिएट किया और ये सारी चीजें क्या हो गई, राष्ट्र का पार्ट्स हो गए. क्या हो गए, पार्ट्स. कि ये सारे जो स्टेट होंगे ये हमारे इसी राष्ट्र का क्या होंगे, एक पार्ट होंगे और वो राष्ट्र क्या होगा, हमारा इंडिया होगा. क्या होगा, इंडिया. ठीक है. If we look back on the India long history, अगर हम अपनी प्राचीनतम इतिहास में देखें एक बार, then we find our forefathers made wonderful progress. कि हमारे जो पूर्वजों ने बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस की थी अपनी सभ्यता में, अपने समय में. क्योंकि उस समय वो लोग क्या सोचते थे कि इस विश्व में पूरी तरह से क्लियर और पूरी तरह से बिना डर के वो क्या करते थे, अपनी आंखों को, अपने मस्तिष्क की जो विंडोज है उसको खोलकर वो अपने भारत के लिए क्या करते थे, आगे बढ़ाते थे. अपनी खेती में, अपनी बातों में, अपने विचारों को बताने में वो पूरी तरह से क्या करते थे, हर चीजों को बड़ी ही आसानी से एकदम खुली तौर पर कहते थे. इसीलिए कहते हैं हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने हमसे भी ज्यादा क्या किया, वंडरफुल प्रोग्रेस करके हमें बताया है. ठीक है. एंड इन द लेटर पीरियड्स व्हेन दे ग्रू नैरो इन आउटलुक एंड श्रैंक फ्रॉम outside influence, India suffers a setback politically, culturally. What a magnificent inheritance we have excused often enough. अब हमें क्या करना है, हमें इसी राजनीतिक और सांस्कृतिक चीजों को लेकर हमारे उन्हीं प्राचीन जो चीजें थी उनको वापस से हमें क्या करना है, जोड़ना है और हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें क्या करना है, पूरी तरह से सहयोग करना है. दैट विटेलिटी इज ए रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एफर्ट. और हमें इसीलिए हमें एक सच्चे तौर पर हमें इसका निर्माण करना है और हमें एक क्रिएटिव एफर्ट लगाना है कि दिस मेनी पार्ट्स को क्या करना है, हमारे इस एशिया वर्ल्ड में, हमारे एशियन वर्ल्ड में, हमारे एशिया महाद्वीप में हमें उन चीजों को वापस से क्या करना है, कहीं से भी ढूंढ कर लाना है और हमें क्या करना है, इसको वापस से जोड़ना है. और हमें हर मैन को, हमारे हर मनुष्य को, हर पुरुष को एक तलवार की तरह, एक स्वॉर्ड की तरह उसे अपने काम को क्या करना है, उसको करना है. ना कि आप उस काम को क्या कर लो, भूल जाओ. बट दैट ए वेरी यूटिलिटी इफ नॉट ए राइटली एंड क्रिएटिव डायरेक्टेड मैनी टर्न इनवर्ड एंड डिस्ट्रॉय एंड ए डिग्रेड. और हमें किसी भी मुद्दे को क्या है, तोड़ना नहीं है, हमें किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं है. हमें क्या करना है, एक अच्छी तरीके से उन सारी चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है, उनको जोड़ना है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ इंडिया आर वी वर्किंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड.
अब हमें किस तरह से हमारे भारत के लिए काम करना है और हमें किस तरह से हमें इस वर्ल्ड में क्या करना है, निर्माण करना है। आर फ्रेड इन ए वायलेंस एंड ए फियर कम्युनिज्म्स एंड ए नैरो प्रोविजन्स टू मूव द फ्यूचर, कि हम आगे भविष्य में ऐसा डर ना रहे, ऐसा कोई वायलेंस ना हो और ऐसी आजादी हो सबको ताकि वो अपने अपने विचारों को रख सके। ऐसी चीजें हमें करना है। श्योरली नॉट इफ देयर हैज बीन एनी ट्रूथ एसोसिएशन विद इट, अगर ऐसी कोई सच्चाई है वास्तव में तो उसका लिए क्या है कि हमारा जो भारत की जो इतिहास है उसमें हमने देखा है कि माय बॉयहुड एंड माय यूथ वर स्पेंट इन ए ड्रीमिंग ड्रीम्स सीइंग द विजन्स ऑफ इंडिया फ्यूचर, कि मेरे जो आत्मा जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन और मेरी जो जवानी है वो उसी चीज में, उसी ड्रीम को देखकर, उसी सपने को देखकर बड़ा हुआ हूं मैं कि एक ना एक दिन जो हमारा भारत का जो फ्यूचर होगा वो एक क्या होगा, शानदार होगा। क्योंकि मेरा जन्म उस समय हुआ जब क्या थे, अंग्रेज हमारे ऊपर थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने उस समय बहुत सारी परेशानियों को देखा और मैं अपने बचपन में उन सपनों को देखता रहा कि जिस दिन मेरा जो भारत है वो आजाद होगा उस दिन में क्या है, मेरा भारत उन ऊंचाइयों को छुएगा जिस तरह की ऊंचाइयां मेरे भारत में पहले हुआ करती थी। ठीक है, ए वास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसको दे रहा हूं कि इन रेस्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज को, हम अपने भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है मैं उनको दे रहा हूं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट छोटे मोटे जो कि क्या करते हैं, गाइड करेंगे, किसको करेंगे, उनकी डेस्टिनी को, उनके उस रास्ते को, उस भारत के उस आखिरी मंजिल तक, उस पहुंचाने के, उस एम तक पहुंचाने के लिए अगर कोई मदद कर सकता है तो वो यूनिवर्सिटीज और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करेंगे, उसके निर्माण में उसका सहयोग करेंगे और उन्हें आखिरी मुद्दे तक पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं इस दीक्षांत समारोह के अंदर कि आप लोग क्या करो, दे हैव कीप देयर लाइट बर्निंग, तुम लोग क्या करो, अपनी रोशनी को इसी तरह से प्रकाशित करते रहो। तुम अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर उसी तरह के चीजों को क्या करो, डिलीवर करते रहो इन स्टूडेंट्स को, जिससे मस्ट नॉट स्ट्रे फ्रॉम द राइट पैथ, ताकि वो कभी भी क्या हो, सही दिशा से ना भटके। एंड इवन व्हेन द पैशन कंक्लूड्स द म्यूटेड एंड द ब्लाइंड मेनी almost those whose duty it is to set an example to other। और यह चीज हो ताकि क्या हो, आपसे देखकर दूसरे यूनिवर्सिटीज या दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी सीख सके। ऐसी चीजें आप क्या करो, क्रिएट करो। एंड वी आर नॉट गोइंग टू रीच आवर गोल थ्रू द क्रूडनेस और ए फ्लर्टिंग विद ए एविल इन ए होप। और हम नहीं चाहते कि ऐसी कभी कोई चीज हो या हमारा कोई दुश्मन ये चाहे कि हम वापिस से हमारे ऊपर कब्जा करें, क्योंकि अब हमें क्या बनना है, स्वयं का ही सक्षम बनना है और स्वयं ही अपनी आजादी के लिए स्वयं ही अपनी रक्षा भी करनी है। ठीक है, इट मैनी लीड टू गुड एंड द राइट एंड कैन नेवर बी ए फुलफिल अचीव थ्रू द रॉन्ग मीन्स। और हम इन सारी जो बुराइयों को है धीरे धीरे क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। अब हमारे जो लोग थे, पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, एक अच्छे राष्ट्र को क्या किया है, हमारे हाथों में दिया है। अब हमें उस हाथों को क्या करना है, हमारे उस हाथों में इस राष्ट्र के निर्माण को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। हमें इसी राष्ट्र को क्या करना है, आगे आगे धीरे धीरे उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जो वो हमारे पूर्वजों ने हमसे रखा है। ठीक है, लेट अस बी क्लियर अबाउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वी एम ए स्ट्रॉन्ग, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एकदम एम है, हमारा जो मकसद है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, फ्री है, डेमोक्रेटिक इंडिया। क्योंकि अब हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता है। वेयर एवरी सिटीजन्स हैव ए इक्वल प्लेस, यहाँ के हर नागरिक के लिए क्या है, इक्वल प्लेस है, वो कहाँ भी जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, सब चीज की आजादी है उसको, फुल अपॉर्चुनिटी है ताकि वो क्या कर सके, अपना ग्रोथ कर सके और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी क्या हो, निर्माण हो। वेयर प्रेजेंट डे इनइक्वालिटीज, आज वर्तमान के दिन में जो ये असमानता है उसको हम अगर देखें तो वेल्थ एंड स्टेटस हैव ए चीज टू बी, जो वेल्थ, जो धन है, जो स्टेटस है हमारा, वो काफी तरीके से क्या हो गया है, रुक चुका है। लेकिन वेयर एवर ए विचुअल इम्पल्स आर ए डायरेक्टेड टू क्रिएट और कोऑपरेटिव, लेकिन हमारे जो सहयोगी है
वो सब चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, वापिस से इस एंडोर को, कह सकते हैं कि इस राइट रास्ते से, इस सच्चे रास्ते पर हम चलें और हमारे भारत का क्या हो, एक अच्छा निर्माण हो, एक अच्छा देश के रूप में उभर कर आए। आज वर्तमान में जब हम देखते हैं कि तो हमारे भारत क्या है, विश्व में एक विश्व गुरु के और अग्रसर हो रहा है, और उसको करने के लिए हमारी कई सारी सरकारों ने उनका सहयोग भी है। हम देखते हैं कि किस तरह से आज टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ पर 5G आ गया है, 7G की बात चल रही है। हमारे यहाँ पर जो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मून पर, चंद्रमा पर क्या हुआ है, आना जाना शुरू हो चुका है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनकी उपलब्धि हमारे मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे भारत के लिए क्या है, एक उपलब्धि का काम कर रही है। और हमारे जो कम्युनिज्म है, सेपरेशन है, आइसोलेशन है, अनटचेबिलिटी है, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें क्या करना है, देखते हुए हमारे राष्ट्र के निर्माण में पूरा पूरा सहयोग करना है। और इसीलिए इस दीक्षांत समारोह से मैं ये सारी चीजें इसीलिए कहना चाहता हूं, ताकि यहाँ से मेरे इस उपदेश को, मेरे इस भाषण को सुनकर आसपास की और भी जितनी भी हमारी सहयोगी यूनिवर्सिटी है भारत में, वो सब भी इन चीजों का ध्यान रखें। और हमारे यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन सबको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा, आप लोग करोगे, आप लोगों के हाथ में। ठीक है, we have passed through a grievous trial, we have survival them, but at the terrible cost, and the legacy they have left to torture the mind and stunted souls and preserve long time। काफी लंबे समय तक हमारे बहुत सारे लोगों ने क्या चाहा, टॉर्चर सहा, हमारे उनके माइंड में, उनकी आत्माओं में बहुत सारा दुख है। लेकिन हम सबको क्या करना है, इन सब चीजों को ओवर करना है। एंड लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ देन द स्पिरिट of a free and a disciplined man and woman, without heart and purpose, who will not stray from the right path, forgotten our ideals and objectives। अब हमें उन लोगों को जरूरत है जो कि क्या ना हो, अपने स्पिरिट से, अपनी आत्मा से फॉरगेट ना हो, अपने सही रास्ते से भूले ना। And we have start this work healing and we have a build and create। और हमें इसी के आधार पर चलकर हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, और हमें आगे चलकर भी हमारे भारत को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। द वाउंडेड बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया कॉल अपॉन ऑल ऑफ अस टू डेडिकेटेड ourselves to this great task and may be the worthy of the task on India, task or end of India। और मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पिरिट है, भारत की आत्मा है, ये उसी तरह से डेडिकेटेड होनी चाहिए जिस तरह से पहले हुआ करती थी। और एक ग्रेट टास्क मैं आप लोगों के हाथ में सौंपना चाहता हूँ, और यहीं से आप सब लोग क्या हो जाओ, इन्हीं चीजों पर काम करो, ताकि हमारा जो एक राष्ट्र है, हमारा जो भारत है, वो उस उपलब्धि तक पहुंच सके। ये था हमारा एक चैप्टर। आप होप कि आप लोग भी अपने अनुसार ऐसी चीजें देखना कि एक राष्ट्र के निर्माण में किन किन चीजों का सहयोग जरूरी है। ये लोग आप स्वयं भी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के जो स्पीच है, इसके आधार पर आप उन बातों को भी आपके मस्तिष्क में अगर जो आए अलग बातें कि एक राष्ट्र के निर्माण में किन किन तत्वों की जरूरत हो सकती है, तो वो आप जरूर इस चैप्टर में ऐड कीजिएगा। और इसी तरह से ये जो चैप्टर है यहाँ समाप्त होता है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।